दोस्तों, यह कहानी प्राचीन समय की है, जहां राजा विक्रम सिंह अपने राज्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। राजा विक्रम सिंह बहुत क्रोधित और काम वासना से भरा हुआ था। वो प्रजा का ध्यान नहीं रखता था। उसकी ढेर सारी रानियां थी, फिर भी उसका मन नई नई लड़की के खोज में रहते हैं। उसके शाही महल में ढेर सारी दासियां भी थीं, जिनमें से एक का नाम था माधवी। वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, बल्कि उसकी समझदारी और विनम्रता के कारण राजा के दिल में भी विशेष स्थान रखती थी। राजा विक्रम सिंह अक्सर दरबार में बैठकर अपने राज्य के मामलों पर विचार करते थे। एक दिन महल में एक बड़ी बैठक थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जानी थी। माधवी को राजा के पास जाने का आदेश मिला, ताकि वह कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज राजा को दिखा सके। उसी समय दासी को देखकर राजा के मन में हालचाल मच गया। बैठक के दौरान राजा ने माधवी से कुछ निजी सवाल पूछे, और इस दौरान दोनों के बीच एक गहरी मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव बन गया। अब राजा ने दासी को हर रात अपने पास बुलाता है, और राजा ने दासी के साथ अवैध कार्य करते हैं। दासी को भी राजा का आदेश मानना पड़ता है। राजा विक्रम को इस संबंध में जल्द ही अपनी भावनाओं का एहसास हुआ। हालांकि वह जानता था कि एक राजा का संबंध किसी दासी से समाज में नकारात्मक प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है, लेकिन उसकी भावनाओं ने उसे अपनी सीमा को पार करने के लिए मजबूर कर दिया। समय के साथ माधवी गर्भवती हो गई। राजा विक्रम ने इस खबर को सबसे छिपा कर रखा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच आए। उसने माधवी को महल के एक दूर दराज हिस्से में रहने का आदेश दिया, ताकि यह खबर बाहर ना जाए। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, सच को छिपाना बहुत मुश्किल होता है। राज्य के लोगों को यह खबर धीरे धीरे मिल गई, और महल में हलचल मच गई। लोग राजा की नीतियों पर सवाल उठाने लगे, और राजा को अपनी जिम्मेदारियों और निर्णयों के बीच एक मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। राजा ने अपनी रानी से इस बारे में खुलकर बात की, और उसे यह समझाया कि उसकी भावनाओं ने उसे एक गलती करने पर मजबूर किया था। रानी, जो पहले इस बारे में चुप थी, आखिरकार यह स्वीकार किया कि हर व्यक्ति की गलती हो सकती है, और उसने राजा को माफ कर दिया। दासी को फिर से महल में लाया गया। माधवी ने एक पुत्र को जन्म दिया, और राजा ने उसे पूरी शाही सम्मान के साथ पालने का निर्णय लिया। उसने उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया, और राज्य की पूरी व्यवस्था में बदलाव लाने का काम शुरू किया, ताकि समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा दिया जा सके। राजा विक्रम सिंह और माधवी का पुत्र, जिसका नाम अविमुक्त रखा गया, बड़ा हुआ। वह एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय युवक था, जो अपनी मां की तरह दयालु और अपने पिता की तरह साहसी था। अविमुक्त की शिक्षा और संस्कार ने उसे अपने राज्य और समाज की भलाई के लिए समर्पित किया। राजा विक्रम ने उसे अपनी राजनीति और राज्य प्रशासन की शिक्षा दी, और माधवी ने उसे जीवन के उन मूल्यों का पाठ पढ़ाया जो सच्चे नेता के लिए आवश्यक होते हैं। अविमुक्त को यह सिखाया गया कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी और दयालुता से ही लोगों का दिल जीता जा सकता है। एक दिन राजा विक्रम ने अविमुक्त को दरबार में बुलाया, और उसे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। तुम मेरे बाद इस राज्य के राजा बनोगे, लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि शासन केवल सत्ता का खेल नहीं है, यह लोगों के दिलों में विश्वास बनाने का काम है। राजा ने अपने पुत्र से कहा। अविमुक्त ने अपने पिता की बातों को ध्यान से सुना, और ठान लिया कि वह अपने राज्य को एक ऐसा स्थान बनाएगा जहां सभी को समानता और न्याय मिलेगा। उसने लोगों के बीच व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिए कई सुधार योजनाओं पर काम करना शुरू किया। उसने न केवल आम जनता की भलाई के लिए काम किया, बल्कि महल के भीतर भी कई सुधार किए, ताकि सभी को समान अवसर मिल सके। समय के साथ अविमुक्त ने अपने राज्य में शांति और समृद्धि ला। राजा विक्रम सिंह, जो अब वृद्ध हो चुके थे, ने अपने पुत्र को सशक्त देखा, और उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस निर्णय से राज्य के लोग भी खुश थे, क्योंकि वे जानते थे कि अब उन्हें एक ऐसा राजा मिलेगा जो उनके हक की रक्षा करेगा। माधवी, जिसने राजा विक्रम के साथ मिलकर यह कठिन समय बिताया, अब गर्व से देख रही कि उनका बेटा इस राज्य का उज्जवल भविष्य बन रहा है। राजा विक्रम सिंह, माधवी और अविमुक्त की यह कहानी उस राज्य की नींव बनी, जो प्यार, समझ और न्याय पर आधारित था। कहानी का अगला मोड़ उस समय आया जब अविमुक्त ने अपने पिता राजा विक्रम और मां माधवी से एक बड़ी चुनौती का सामना किया। राज्य के किनारे पर एक शक्तिशाली साम्राज्य, जिसे काले पर्वतों का साम्राज्य कहा जाता था, उनकी शांति और समृद्धि में डालने की कोशिश कर रहा था। उस साम्राज्य का राजा शशर एक अत्याचारी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जिसने राज्य की सीमाओं का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था।
वह जानता था कि यदि वह विक्रम सिंह के राज्य पर कब्जा कर लेता है तो वह अपने साम्राज्य को और बढ़ा सकता है। राजा विक्रम, जो अब वृद्ध हो चुके थे, समझ गए कि यह युद्ध राज्य की अस्तित्व की लड़ाई हो सकती है। उन्होंने अपनी सेनाओं को तैयार करने के आदेश दिए, लेकिन उन्होंने अपने बेटे अविमुक्त को भी इस युद्ध में एक प्रमुख भूमिका सौंपने का निर्णय लिया। तुम्हारा समय आ गया है अविमुक्त, यह तुम्हारी परीक्षा है, राजा ने कहा। अविमुक्त ने अपने पिता के विश्वास को समझा और तैयार हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे न केवल शारीरिक युद्ध की तैयारी करें, बल्कि मानसिक और रणनीतिक युद्ध के लिए भी तैयार रहे। वह जानता था कि शशर जैसे अत्याचारी के खिलाफ केवल बल का प्रयोग काम नहीं आएगा, बल्कि सोच समझकर युद्ध की योजना बनानी होगी। अविमुक्त ने सबसे पहले अपने राज्य के लोगों को एकजुट किया। उसने उन पर यह स्पष्ट किया कि यह युद्ध केवल राज्य की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उनके स्वतंत्रता और सम्मान के लिए भी है। उसने प्रत्येक गांव, शहर और किले को अपने सामूहिक बल से मजबूत करने का निर्देश दिया, ताकि वे एक दूसरे का समर्थन कर सके। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, अविमुक्त ने अपनी रणनीतिक कौशल का पूरा उपयोग किया। उसने शशर की सेनाओं को भ्रमित करने के लिए चालें चली और उनका ध्यान भटकाने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई। उसकी एक महत्वपूर्ण योजना थी शमशेर के मुख्यालय पर अचानक हमला करना, जबकि उसके मुख्य बल कहीं और उलझे हुए थे। यह योजना सफल रही और शशर की सेनाओं को भारी नुकसान हुआ। युद्ध के दौरान अविमुक्त ने न केवल अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, बल्कि उसने दया और मानवता का भी परिचय दिया। जब शमशेर के कुछ सैनिक हार मानने के बाद उसे छोड़ने के लिए तैयार हुए, अविमुक्त ने उन्हें जाने की अनुमति दी और कहा, एक अच्छे युद्ध की कोई भी कीमत नहीं होती, लेकिन इंसानियत की कीमत अनमोल होती है। उसकी यह बात शशर के दिल में छाप छोड़ गई और उसने महसूस किया कि केवल बल से विजय प्राप्त करना कोई महानता नहीं, बल्कि दया और समझ से विन से ही सच्ची विजय है। अंततः नशेर ने हार मान ली और अपनी सेनाओं को वापस ले लिया। अविमुक्त ने युद्ध जीतने के बाद शांति स्थापित की और शशे से शांति संधि की पेशकश की। नशेर, जो अब तक केवल युद्ध और विजय का महत्व समझता था, अविमुक्त की दयालुता और समझदारी से प्रभावित हो गया। उसने संधि को स्वीकार किया और एक नई शुरुआत की। राज्य में शांति और समृद्धि का द्वार आया। अमुक्त ने अपने राज्य को न केवल बाहरी शत्रुओं से बचाया, बल्कि उसे एक ऐसे साम्राज्य में बदल दिया जहां लोग न केवल शारीरिक बल से, बल्कि आपसी समझ और सहयोग से भी शक्ति प्राप्त करते थे। वह राजा विक्रम और माधवी के उन आदर्शों का पालन करता था जो उन्होंने उसे दी थी: सच्चाई, न्याय, दया और मानवता। जब अविमुक्त ने अपने राज्य को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया, वह केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि एक समस्याओं और असमानताओं से भी निपटना चाहता था। उसने यह महसूस किया कि युद्ध और विजय से बड़ा काम लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। इसीलिए अविमुक्त ने अपने राज्य में कई सामाजिक और आर्थिक सुधार लाने का निर्णय लिया। उसने सबसे पहले यह सुनिश्चित किया कि सभी वर्गों और जातियों के लोग समान अधिकार प्राप्त करें। गरीबों और दबे कुचले वर्गों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की गई, ताकि राज्य का हर नागरिक अपने जीवन को बेहतर बना सके। उसने यह समझा कि एक राजा का असली कर्तव्य केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि अपने लोगों की भलाई के लिए काम करना है। राज्य के पुराने कानूनों को बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई और अविमुक्त ने न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से सुधारा। उसने एक नए न्यायालय की स्थापना की, जिसमें सभी मामलों का निष्पक्ष और त्वरित निपटारा किया जाता था। जो लोग पहले अपने अधिकारों से वंचित थे, अब उन्हें न्याय मिला। राजा विक्रम और माधवी, जिन्होंने अविमुक्त को इन मूल्यों की शिक्षा दी थी, अब गर्व से देख रहे थे कि उनका बेटा इन सिद्धांतों को लागू कर रहा है। लेकिन इस दौरान अविमुक्त को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। राज्य के कुछ पुराने और शक्तिशाली मंत्रियों ने अविमुक्त की नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया। वे समझते थे कि इन सुधारों से उनकी शक्ति और संपत्ति पर असर पड़ेगा। उन्होंने अविमुक्त के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू की। अविमुक्त ने इस चुनौती का शांतिपूर्वक सामना किया। उसने उनसे संवाद स्थापित किया और उन्हें समझाया कि यह सुधार केवल राज्य के समृद्धि के लिए है, न कि किसी एक व्यक्ति के लिए। उसने यह भी कहा, यदि हम सभी एक दूसरे के सम्मान और हितों का ध्यान रखते हैं, तो केवल तभी हम सामूहिक रूप से शक्तिशाली बन सकते हैं। उसके शब्दों ने धीरे धीरे मंत्रियों को प्रभावित किया और उनमें से कुछ ने अंततः अविमुक्त के साथ अपने मतभेदों को सुलझा लिया। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में आंतरिक स्थिरता आई और समाज में एकता का माहौल बना। लेकिन कहानी में एक और अद्भुत मोड़ तब आया जब एक दूर दराज के गांव से एक युवक महल में आया।
वह युवक खुद को एक प्राचीन विद्वान का शिष्य बताता था और दावा करता था कि उसके पास एक पुरानी पुस्तक है जिसमें भविष्य को लेकर रहस्य और ज्ञान लिखा हुआ है। अविमुक्त, जो हमेशा नए ज्ञान के प्रति जिज्ञासु रहता था, ने उस युवक को दरबार में बुलवाया। वह युवक एक रहस्यमय पुस्तक को लेकर आया जिसमें भविष्य के कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखा था। उस पुस्तक में लिखा था कि एक दिन राज्य में एक बड़ा संकट आने वाला है जिससे राज्य की समृद्धि को खतरा हो सकता है। इस संकट का सामना करने के लिए अविमुक्त को अपने सबसे पुराने मित्र, जो अब राज्य के बाहर रह रहे थे, से मदद लेनी होगी। अविमुक्त ने उस पुस्तक को गंभीरता से पढ़ा और यह महसूस किया कि उसे भविष्य में आने वाले संकट से निपटने के लिए पहले से तैयारी करनी होगी। उसने अपने पुराने मित्रों और सहयोगियों से संपर्क किया और राज्य की सुरक्षा के लिए नई योजनाएं बनाई। राज्य में शांति और समृद्धि का द्वार जारी था, लेकिन अविमुक्त जानता था कि कभी भी कोई संकट आ सकता है। इसीलिए ने हर पहलू पर ध्यान केंद्रित किया। राज्य की सुरक्षा, शिक्षा और लोगों की भलाई। वह जानता था कि एक राजा की जिम्मेदारी केवल वर्तमान को सुरक्षित करना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करना है। इस तरह अविमुक्त ने अपने राज्य को एक ऐसी दिशा दी जहां न केवल शारीरिक शक्ति बल्कि ज्ञान, समझ और मानवीय मूल्य भी महत्वपूर्ण थे। वह राजा विक्रम और माधवी की तरह ही अपने राज्य का पालनकर्ता और संरक्षक बन गया। उसकी कहानी अब केवल एक युद्ध विजेता की नहीं, बल्कि एक महान नेता और शासक की कहानी बन गई, जो सच्चाई, न्याय और समृद्धि की दिशा में एक आदर्श था।